हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपना सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो यूनिट सेकंड चल रही थी, यूनिट सेकंड के अंदर अपना रेक्टिफायर कंप्लीट हो गया था, यानी अपना हाफ वेव रेक्टिफायर कंप्लीट हो गया था, फुल वेव रेक्टिफायर कंप्लीट हो गया था और चारों फिल्टर कंप्लीट हो गए थे। चारों फिल्टर कंप्लीट हो गए थे। आज अपन पढ़ेंगे ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर क्या करता है, यानी जो अपने पास एफडीआर था, फुल वेव रेक्टिफायर था, इस फुल वेव रेक्टिफायर में जो ट्रांसफार्मर होता है, जो ट्रांसफार्मर होता है, यानी जो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर होता है, मध्य निकासी ट्रांसफार्मर, उसका आकार बड़ा होता है, आकार बड़ा होता है और इसकी पीक इन्वर्स वोल्टेज आती है। पीक इन्वर्स वोल्टेज वो 2 EM आती है, वो 2 EM आती है। इस कारण ये कम काम में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका आकार बहुत ज़्यादा बड़ा है और पीक इन्वर्स वोल्टेज बहुत 2 EM है। तो इन दो कमियों को दूर करने के लिए अपन ने बनाया ब्रिज रेक्टिफायर। अब ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होते हैं? 4 डायोड। डायोड कितने? 4। FWR में होते थे 2 डायोड। 2 डायोड। हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड। तो इसमें 4 डायोड काम में आएंगे। और जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज था, तो चारों जो डायोड है वो WSB यानी व्हीटस्टोन ब्रिज वाली फॉर्म में ही होंगे, जुड़े होंगे। तो सबसे पहले डायग्राम बनाओ, हेडिंग डालो। सबसे पहले डायग्राम बनाओ, WSB व्हीटस्टोन ब्रिज। ये डायग्राम बनाओ। ये आपका डायोड D1, D2, D3, D4। डायोड D1, D2, D3, D4। D1, D2, D3, D4। ये बिंदु A, या इसको ले लो A, ये बिंदु A,
ये बिंदु बी, ये बिंदु सी और एक डी ले लो। डी तो डायोड आ गया, सी, ई एफ, ई और एफ। वी आई ए पी साइन ओमेगा टी यहाँ पर आ जाएगा। वी एस आ जाएगा एन ई पी साइन ओमेगा टी। इसको लिख सकते हैं आप वी एम। यहाँ तक रो फिर करते हैं। अब अपन देंगे यहाँ एसी। एसी दे दिया, एसी यहाँ आ जाएगी। ये आ जाएगी एसी। इसका ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये दो बिंदु P और Q। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए P पॉजिटिव N, P पॉजिटिव और Q नेगेटिव। हाफ साइकिल के लिए P पॉजिटिव Q नेगेटिव। P पॉजिटिव है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल। P पॉजिटिव है तो यहाँ देखो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो डायोड D क्या है? डायोड D D1 फॉरवर्ड वाइस में, D1 फॉरवर्ड वाइस में और D4 रिवर्स वाइस में। N किससे जुड़ा हुआ है? पॉजिटिव से। N पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है तो ये D4 रिवर्स वाइस में, D1 फॉरवर्ड वाइस में। यहाँ देखो ये नेगेटिव तो यहाँ भी नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। यहाँ देखो डायोड का N नेगेटिव से, डायोड का N नेगेटिव से, तो ये कौन से वाइस में आ गया? D3। D3 आ गया फॉरवर्ड वाइस में। D4 P नेगेटिव से, हाई लो वोल्टेज से, तो ये आ गया D2 रिवर्स वाइस में। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये हो गया, यानी D1 और D3 किस में है? फॉरवर्ड वाइस में। D4 और D2 रिवर्स वाइस में, D2 और D4 रिवर्स वाइस में। अब रिवर्स वाइस में क्या होता है? डायोड से धारा का प्रवाह नहीं होता, धारा का प्रवाह नहीं होता। तो D4 और D2 से करंट फ्लो नहीं होगा। तो करंट कैसे जाएगा? यहाँ से आया, D1 से होता हुआ यहाँ आ जाएगा। दूसरा करंट यहाँ आया, यहाँ से D3 से होता हुआ पॉइंट B तक आ जाएगा, पॉइंट B तक आ जाएगा। यानी करंट E, A, B, C और F। करंट कैसे आएगा? E यहाँ से A से B, B से C और C से F। करंट इस पथ को फॉलो करेगा, करंट इस पथ को फॉलो करेगा। तो सबसे पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। ट्रांसफार्मर को इनपुट वोल्टेज VI EP साइन ओमेगा टी देते हैं। चुंबकीय प्रेरण के कारण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण चुंबक की द्वितीय कोयल पर
वोल्टेज एन ई पी साइन ओमेगा टी आ जाता है, जहां एन है द्वितीयक कुंडली तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात। यहाँ पर ये आ गया वी एस। अब वी एस के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड D1 और D3 फॉरवर्ड बाइस में लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। डायग्राम बना लिया होगा तो लिखो, जब ट्रांसफार्मर को की प्राथमिक कुंडली पर प्राइमरी कोयल कुंडली पर वी आई इज इक्वल टू ई पी साइन ओमेगा टी वोल्टेज इनपुट करवाते हैं, वोल्टेज इनपुट करवाते हैं, यानी वोल्टेज देते हैं या इनपुट करवाते हैं तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा सेकेंडरी कोयल पर, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कोयल पर वी एस इज इक्वल टू एन ई पी साइन ओमेगा टी वोल्टेज प्रेरित हो जाती है, करवाते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कोयल पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कोयल पर वी एस इज इक्वल टू एन ई पी साइन ओमेगा टी वोल्टता प्रेरित हो जाती है। कोयल पर वी एस इज इक्वल टू एन ई पी साइन ओमेगा टी वोल्टता प्रेरित हो जाती है, वोल्टता प्रेरित होगी। अब यहाँ पर एन क्या है? एन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कोयल और प्राइमरी कोयल में फेरों की संख्या का अनुपात है, जहाँ एन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कोयल व प्राइमरी कोयल में फेरों की संख्या का अनुपात है, जहाँ एन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कोयल, व प्राइमरी कोयल में फेरों की संख्या का अनुपात है, फेरों की संख्या का अनुपात है, जहां एन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कोयल व प्राइमरी कोयल में फेरों की संख्या का अनुपात है, एन हो गया। अब इस वोल्टेज सेकेंडरी कोयल की वोल्टेज वी एस के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए यहां से स्टार्ट करेंगे। वी एस इज इक्वल टू एन ई पी साइन ओमेगा टी, यानी वोल्टता, इसमें आगे वोल्टता और लिख लो, वोल्टता वी एस इज इक्वल टू एन ई पी साइन ओमेगा टी के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पॉइंट P पॉजिटिव तथा पॉइंट
पॉइंट Q नेगेटिव हो जाता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो पॉइंट P है, पॉइंट P पॉजिटिव और पॉइंट Q नेगेटिव। अब पॉइंट P पॉजिटिव है तो डायोड D1 फॉरवर्ड वाइस में और डायोड D4 रिवर्स वाइस में, तथा Q नेगेटिव है तो डायोड D2 रिवर्स वाइस में और डायोड D1 फॉरवर्ड वाइस में हो जाता है। या तो एक साथ लिख लो, फॉरवर्ड कौन से हैं, रिवर्स कौन से हैं। यहां ध्यान रखना, P के कारण, पॉइंट P पॉजिटिव होने के कारण डायोड D4 हो गया रिवर्स बाइस में, D1 हो गया फॉरवर्ड बाइस में। P के पॉजिटिव होने के कारण। नेगेटिव होने के कारण जो डायोड D3 है, D3 हो गया फॉरवर्ड बाइस में और जो D2 है वो हो गया रिवर्स बाइस में। या तो एक साथ लिख लो कि फॉरवर्ड में कौन से हैं, लेकिन अपन को रटना थोड़े हैं। अपन तो यहाँ से देखो, P के कारण D1 फॉरवर्ड बाइस में, D4 रिवर्स बाइस में। पॉइंट P के पॉजिटिव होने के कारण डायोड D1 फॉरवर्ड वाइस में, डायोड D1 फॉरवर्ड वाइस में, तथा डायोड D4 रिवर्स बाइस में। रिवर्स बाइस में हो जाता है। पॉइंट P के पॉजिटिव होने के कारण और पॉइंट Q के नेगेटिव होने के कारण, तथा पॉइंट Q के नेगेटिव होने के कारण, Q नेगेटिव है तो डायोड D2 हो गया आपका रिवर्स बाइस में और D3 फॉरवर्ड बाइस में होने के कारण डायोड D3 फॉरवर्ड बाइस में, तथा डायोड D2 रिवर्स बाइस में हो जाता है। डायोड D2 रिवर्स बाइस में हो जाता है, अब डायोड फॉरवर्ड बाइस में है तो करंट फ्लो होगी, डायोड रिवर्स बाइस में है तो करंट फ्लो नहीं होगी। तो फॉरवर्ड बाइस में कौन कौन से हैं? फॉरवर्ड बाइस में है आपका D1, एक तो डायोड D1, दूसरा डायोड D3। तो डायोड D1 और D3 में से करंट फ्लो होगी और डायोड D2 और D4 में से करंट फ्लो नहीं होगी। इसमें लिखना अतः नई लाइन से लिखना अतः फॉरवर्ड बाइस में, फॉरवर्ड बायस में स्थित डायोड D1 व D3 से धारा का प्रवाह होगा। D1 व D3 से धारा का प्रवाह होगा। अतः फॉरवर्ड बायस में स्थित डायोड D1 व D3 से धारा का प्रवाह होगा। कौन कौन से D1 और D3 से धारा का प्रवाह होगा, तथा D2 व तथा रिवर्स बायस में स्थित
रिवर्स बायस में स्थित डायोड D2 व D4 से धारा का प्रवाह नहीं होगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा। यहाँ तक लिखो। ये हो गया। दोबारा देखो, अपन ने लिखा है जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर VI इज इक्वल टू EP साइन ओमेगा टी, EP साइन ओमेगा टी वोल्टेज इनपुट करवाते हैं तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के द्वारा ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल पर VS N EP साइन ओमेगा टी वोल्टता प्रेरित हो जाती है, जहां N ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल व प्राथमिक कॉइल में फेरों की संख्या का अनुपात है। ये हो गया। वोल्टा VS इज इक्वल टू NEP, ये वाली वोल्टा VS इज इक्वल टू NEP साइन ओमेगा टी के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पॉइंट P नेगेटिव पॉजिटिव होगा तथा पॉइंट Q नेगेटिव हो जाता है। पॉइंट P के पॉजिटिव होने के कारण डायोड D1 फॉरवर्ड बाइस में तथा डायोड D4 रिवर्स बाइस में हो जाता है। डायोड D1 फॉरवर्ड बाइस में क्योंकि P पर हाई वोल्टेज जुड़ रहा है, यहाँ पर N पर हाई वोल्टेज जुड़ रहा है, तो D4 रिवर्स बाइस में हो जाता है तथा पॉइंट Q नेगेटिव होने के कारण डायोड D3 फॉरवर्ड बाइस में तथा डायोड D2 रिवर्स बाइस में हो जाता है। अतः फॉरवर्ड बाइस में स्थित डायोड D1 D3 से धारा का प्रवाह होगा तथा रिवर्स बाइस में स्थित डायोड D4 और D2 से धारा का प्रवाह नहीं होगा। धारा का प्रवाह नहीं होगा। अर्थात धारा कहाँ से कहाँ तक बहेगी। देखो दोबारा देखो, यहाँ से आई P1 से, यहाँ से ये फॉरवर्ड बाइस में इसमें जाएगी, सॉरी ये रिवर्स बाइस में D4 इसमें जाएगी नहीं, D1 है आपका फॉरवर्ड बाइस में, D1 में आ गई, D1 में आ गई, यानी E से आई A पर। अब ये रिवर्स बाइस में इधर जाएगी, लोड प्रतिरोध पे आ गई, लोड प्रतिरोध से B यानी E से A से B, B से जाएगी C, B से C और C से जाएगी F, यानी अपने पास EABCF। अतः धारा EABCF पथ का पालन करेगी, पथ पर प्रवाहित होगी, पथ के अनुसार
प्रवाहित होगी। ये तो हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, अनुसार लोड रेसिस्टेंस में प्रवाहित होगी, अनुसार लोड रेसिस्टेंस में से प्रवाहित होगी, ये हो गया। ये तो हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। अब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, देखो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए पॉइंट P नेगेटिव और पॉइंट Q पॉजिटिव, पॉइंट P नेगेटिव, पॉइंट Q पॉजिटिव। अब देखो ये पॉजिटिव है तो यहां पर नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव जुड़ रहा है P से, ये P ऐसे ही तो लिखते हैं PN, नेगेटिव जुड़ रहा है P से, तो ये कौन सा हो गया नेगेटिव P से, ये हो गया रिवर्स बाइस में। ये नेगेटिव N से, ये हो गया फॉरवर्ड बाइस में, यानी लो वोल्टेज जुड़ रही है N से, तो रिवर्स बाइस, लो वोल्टेज जुड़ रही है P से तो रिवर्स बाइस, और लो वोल्टेज N से जुड़ रही है तो फॉरवर्ड बाइस। ये हो गया। यहाँ तक देखो प्लस जुड़ रहा है P से, यानी हाई वोल्टेज जुड़ रही है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस जुड़ रहा है D2 से, तो D2 हो गया आपका फॉरवर्ड बाइस में, और ये D3 हो जाएगा रिवर्स बाइस में। ये हो गया। इसमें लिख लेते हैं वोल्टा Vs इज इक्वल टू एन ई पी साइन ओमेगा टी के नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, पॉइंट P नेगेटिव होगा तथा पॉइंट Q पॉजिटिव होगा। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए पॉइंट P नेगेटिव तथा पॉइंट Q पॉजिटिव होगा। वोल्टा Vs इज इक्वल टू एन ई पी साइन ओमेगा टी के नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, पॉइंट P नेगेटिव होगा तथा पॉइंट Q पॉजिटिव होगा। इसमें लिखो पॉइंट P नेगेटिव होने के कारण पॉइंट P के नेगेटिव होने के कारण पॉइंट P के नेगेटिव होने के कारण डायोड D1 रिवर्स बाइस में तथा डायोड D4 फॉरवर्ड बाइस में होगा। कारण डायोड D1 रिवर्स बाइस में तथा डायोड D4 फॉरवर्ड बाइस में होगा, तथा डायोड D4 फॉरवर्ड बाइस में होगा। डायोड D4 फॉरवर्ड बाइस में होगा। ये हो गया। तथा पॉइंट Q के पॉजिटिव होने के कारण तथा पॉइंट Q के पॉजिटिव होने के कारण तथा पॉइंट Q के पॉजिटिव होने के कारण ये पॉजिटिव है तो डायोड D3 रिवर्स बाइस में और डायोड D2 फॉरवर्ड बाइस में होगा। होने के कारण डायोड D3 रिवर्स बाइस में तथा डायोड D2 फॉरवर्ड बाइस में होगा।
22 में होगा। अब फॉरवर्ड बायस में कौन कौन से हैं? फॉरवर्ड बायस में है एक तो आपका D2, एक तो D2 है, और दूसरा है आपका डायोड D4। D4 और D2 फॉरवर्ड बायस में है, और जो आपका D1 और D3 है वो रिवर्स बायस में है। तो फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होगी और रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होगी। तो डायोड D2 और D4 में से करंट फ्लो होगी और D1 और D3 में से करंट फ्लो नहीं होगी। अतः फॉरवर्ड बायस में स्थित डायोड D2 व D4 से धारा का प्रवाह होगा तथा रिवर्स बायस में स्थित डायोड D1 व D3 से धारा का प्रवाह नहीं होगा। तथा रिवर्स बायस में स्थित डायोड D1 व D3 से धारा का प्रवाह नहीं होगा। D2 D4 से धारा का प्रवाह होगा और D1 और D3 से धारा का प्रवाह नहीं होगा। लिखो यहां तक। अब देखो D4 में जाएगी तो E से यूं जाएगी, यानी इसको देखते हैं ऊपर से स्टार्ट कर लो। ई से गया आपका सी से बी से गया ए और ए से गया एफ। ये लिखो, यहां तक उतारो। उल्टा कर लेंगे इसको। पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे तो एफ से जाएगी ए से जाएगा आपका बी और बी से जाएगा आपका सी और सी से जाएगा ई। अर्थात धारा एफ से ए बी सी ई, अर्थात धारा एफ ए बी सी ई पथ के अनुसार लोड रेसिस्टेंस में से प्रवाहित होगी। उतारो यहां तक। ये थ्योरी कंप्लीट होगी।
अर्थात धारा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए लोड रेसिस्टेंस RL में से प्रवाहित होगी। अतः धारा पॉजिटिव हाफ साइकिल अतः वोल्टता Vs n EP sin ओमेगा t अतः वोल्टता Vs n EP sin ओमेगा t के पॉजिटिव तथा नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए लोड रेसिस्टेंस RL में से प्रवाहित होगी। साइकिल के लिए लोड रेसिस्टेंस RL में से प्रवाहित होगी। लिखो, इसका वेव डायग्राम बनाओ, यहाँ तक लिखो, फिर वेव डायग्राम बनाते हैं। वेव डायग्राम में बनाओ पहले तो जो VNS दे रहे हैं वो वेव डायग्राम बना लो। ये तो है आपका VS ये वाला। इसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव सारे हाफ साइकिल होंगे। इसके लिए ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सही। ये हो गया। ये V1 कर दो या डायोड D1 और D3 T के साथ है। इसको ये भी कर सकते हैं, डायोड D1 व D3 से निर्गत, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड D1 और D3 से नहीं जाएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जाएगा D2 और D4 से, तो डायोड D2 व D4 से निर्गत, डायोड D1 और D3 पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए और D2 और D4 नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। और ये लास्ट हो जाएगा आपका ये V2 और ये VO, यानी लोड रेसिस्टेंस RL पर प्राप्त वोल्टेज, लोड रेसिस्टेंस RL पर प्राप्त वोल्टेज। अब ये पल्सेटिंग, आउटपुट पल्सेटिंग वोल्टेज आ गई। फिल्टर लगा के इसको दूर कर लेंगे, बनाओ।
अब निकालते हैं करंट। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या करंट आती है और जो आपका दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल है उस नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या करंट आती है। पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए करंट का मान। अब यहाँ पर जो फॉरवर्ड डायोड है, यानी पहले ले लेते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए करंट, यानी T का मान कितना है, T का मान है 0 से T/2, तो 0 ग्रेटर देन T ग्रेटर देन T/2। इस वाले हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए करंट, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए करंट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी I1 का मान आ जाएगा अपना, ये इसमें एक और लिख लो, फॉरवर्ड डायोड का रेसिस्टेंस RF और जो सेकेंडरी कॉइल है ट्रांसफार्मर की, इसका रेसिस्टेंस RS। तो लिखो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल का रेसिस्टेंस RS तथा फॉरवर्ड डायोड का रेसिस्टेंस RF है, तथा फॉरवर्ड डायोड का रेसिस्टेंस RF है। अब डायोड भी कितने फॉरवर्ड हैं, 2 डायोड फॉरवर्ड हैं, तो RF और RF2 RF है। अतः कुल धारा क्या हो जाएगी, I1 का मान ये तो हो जाएगा VS अपॉन RS RF प्लस RL। इसको लिख सकते हैं RA के R, तो लिख देते हैं R वेहर RS प्लस RF प्लस RF इज इक्वल टू R। तो I1 कितना हो गया, I1 हो गया VS अपॉन R प्लस RL। VS का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा I1 NEP साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू R प्लस RL। ये तो हो गया I1 का मान पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। I2 यानी जो डायोड D2 और D4 में से जा रही है वो है 0, लिखो। जो NEP है इसको EM भी बोल सकते हैं, इसको EM साइन ओमेगा टी, जहाँ EM क्या है NEP, तो इसको अपन और लिख सकते हैं, यहाँ आगे और कर दो EM साइन ओमेगा टी R प्लस RL, ये वाला कर दो। NEP साइन ओमेगा टी, NEP को लिख दिया EM साइन ओमेगा टी, ये हो गया। अब दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए,
दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, T/2 T और कैपिटल T। यहाँ से I1 तो हो जाएगी 0, I1 कौन सी, D1 और D3 में से प्रवाहित, और I2 आ जाएगी अपनी -VS R प्लस RL, इसको लिख सकते हैं -NEP साइन ओमेगा t इज इक्वल टू R प्लस RL, इसको लिख सकते हैं -EM साइन ओमेगा t अपॉन R प्लस RL, ये लिख सकते हैं। ये आ गई करंट। ये आ गया करंट का मान। यहाँ 3 चीज़ें लिख लो, काम आएंगे अपने, 4 लिख लो। यहाँ IM या इसको छोड़ो, ब्रिज रेक्टिफायर के लिए EDC का मान पहला लिखो। ब्रिज रेक्टिफायर के लिए EDC का मान EDC का मान, ब्रिज रेक्टिफायर के लिए EDC का मान 2EM अपॉन पाई आता है, 2EM अपॉन पाई। इसको ब्रिज रेक्टिफायर के लिए EDC इज इक्वल टू 2EM अपॉन पाई। एक तो ये आ गया। दूसरा पीक इन्वर्स वोल्टेज, ये आती है आपकी ब्रिज रेक्टिफायर के लिए PIV, पीक इन्वर्स वोल्टेज, ये आती है अपनी EM के बराबर। ब्रिज रेक्टिफायर के लिए पीक इन्वर्स वोल्टेज का मान EM प्राप्त होता है। अब यहां देखो, एक चक्कर और यहाँ पर एक चक्कर के लिए पल्सेटिंग आती है। यहाँ पर क्या आएगा, आउटपुट पर दिखाई दे रहा है, आउटपुट पर यहाँ लिख देता हूँ मैं, आउटपुट पर ये 2 पल्सेटिंग आती है, 2 फ्रीक्वेंसी आती है। तो इनपुट वोल्टेज के एक चक्कर के लिए आउटपुट पर 2 पल्सेटिंग प्राप्त होती है या 2 स्पंद प्राप्त होते हैं, 2 स्पंद प्राप्त होते हैं। इसलिए इनपुट की फ्रीक्वेंसी आउटपुट की फ्रीक्वेंसी से 2 गुना होगी।
इनपुट की फ्रीक्वेंसी आउटपुट की फ्रीक्वेंसी से 2 गुना होगी। तो इसमें लिखो तीसरा लिखो, इस रेक्टिफायर में इनपुट एसी के प्रत्येक चक्कर के लिए इनपुट एसी के प्रत्येक चक्कर के लिए आउटपुट पर 2 स्पंद प्राप्त होते हैं। आउटपुट पर 2 स्पंद या पल्सेटिंग, 2 स्पंद, या इसको बोलते हैं पल्सेटिंग प्राप्त होते हैं। इनपुट एसी के प्रत्येक एक चक्कर के लिए आउटपुट पर 2 स्पंद प्राप्त होते हैं। अतः इनपुट की फ्रीक्वेंसी आउटपुट की फ्रीक्वेंसी से दुगना प्राप्त होती है या दुगुनी होती है, 2 गुनी होती है। अतः इनपुट फ्रीक्वेंसी आउटपुट की फ्रीक्वेंसी से 2 गुना प्राप्त होती है, यानी एफ आउटपुट, ये आउटपुट फ्रीक्वेंसी है, ये आती है 2 इनपुट फ्रीक्वेंसी। ये इसमें उर्मी का गुणांक है FWR के बराबर होगा, और सारी चीज़ें लगभग FWR के बराबर होती हैं। एक तो PIV का मान अलग आता है और एक EDC का मान अलग आता है। यह आपका ब्रिज रेक्टिफायर कंप्लीट हो गया, यहाँ तक करो। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज और देखते हैं अभी, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज और देखते हैं। यहाँ तक उतारो इसको। इसमें लिखो डिसएडवांटेज। कमियां, इसमें 2 डायोड श्रेणी क्रम में होते हैं। तो उन 2 डायोड पर वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगी। 2 डायोड श्रेणी क्रम में होते हैं, इसलिए उन पर वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगी। तो लिखो इसमें 2 डायोड या धारा के चालन में 2 डायोड, धारा के चालन में डायोड में धारा चालन की स्थिति में 2 डायोड श्रेणी क्रम में होते हैं। अतः उन डायोडों के प्रतिरोध के कारण डायोड प्रतिरोध के कारण उन पर
वोल्टेज ड्रॉप, विभव पतन अधिक होगा, वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा, उन पर वोल्टेज ड्रॉप या विद्युत पतन अधिक होगा। एक तो ये लिखो, डायोड में धारा चालन की स्थिति में दो डायोड श्रेणी क्रम में होंगे, अतः डायोड प्रतिरोध के कारण उन पर वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा। अतः लोड रेसिस्टेंस पर कम वोल्टेज प्राप्त होगी। अतः लोड रेसिस्टेंस पर FWR फुल वेव रेक्टिफायर की तुलना में कम वोल्टता प्राप्त होती है, कम वोल्टता प्राप्त होती है। दूसरा, इसकी एफिशिएंसी कम होगी और वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा नहीं होता। इसकी या ब्रिज रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कम होती है तथा वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा नहीं होता, वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा नहीं होता। ब्रिज रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कम होती है तथा वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा नहीं होता। लिखो यहां तक। लाभ लिखो। एडवांटेज एक तो इसमें मध्य निकासी ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती। इसमें मध्य निकासी सेंट्रल ट्रैप, मध्य निकासी ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती। अतः आकार छोटा होता है। FWR से छोटा होता है। आकार FWR और HWR से छोटा होता है। HWR से तो तुलना करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो हाफ वेव देता होता है। दूसरा, पीक इनवर्स वोल्टेज का मान EM होता है, जो FWR की PIV, FWR की पीक इनवर्स वोल्टेज 2EM का आधा है।
आधा होता है। PIV का मान EM होता है जो फुल वेव रेक्टिफायर की EM का आधा है। ये दो एडवांटेज हैं। यहाँ आपका फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर कंप्लीट हो गया, ब्रिज रेक्टिफायर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ तक उतारो इसको।